हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2024 पर। तो दोस्तों, हमारी जो क्लास है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ पीसीएस प्री एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन इस क्लास के माध्यम से की जा रही है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में लेक्चरर यानी कि यूकेपीएससी के द्वारा जो लेक्चर स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई थी 2020-21 में, उस पेपर का सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल आपको क्वेश्चन के केवल आंसर ही नहीं टिक कराए जाएंगे सीधे, बल्कि इसके जो ऑप्शन हैं उन पर भी डिटेल स्टडी की जाएगी। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन वही आते हैं, बट क्या होता है कि जो क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते हैं। तो एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमें पहले पेपर के पैटर्न को समझना ज़रूरी होता है। तो आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर हम करेंगे 2020-21 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था इसका, ठीक है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे और ये पेपर जो है आपके पीसीएस और साथ ही साथ ग्रुप सी के अन्य जो भी एग्ज़ाम इसमें निकलने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें ऑप्शन मिला है WL H किलपैट्रिक, H E आर्मस्ट्रॉन्ग, और BF A फ्रोबेल और हर्बर्ट स्पेंसर। तो दोस्तों, इस का जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर है, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं फ्रोबेल। कौन है दोस्तों? फ्रोबेल इसके लेखक हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अब हम बात करते हैं WH किलपैट्रिक। WH किलपैट्रिक ने कौन सी बुक लिखी थी, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो WH किलपैट्रिक ने लिखी थी दोस्तों फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी दोस्तों फाउंडेशन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिख देता हूँ। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन्होंने लिखी थी और ये बुक लिखी गई थी 1926 में। ठीक है, तो किलपैट्रिक की ये बुक है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, 1926 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा इसमें एक नाम और आया है दोस्तों, वह है हर्बर्ट स्पेंसर। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने भी एक बुक लिखी थी दोस्तों। तो इन्होंने जो बुक लिखी थी वो लिखी थी सोशल स्टैटिक्स। क्या लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी सोशल स्टैटिक्स। ठीक है दोस्तों, सोशल स्टैटिक्स इन्होंने लिखी थी। ये इनकी पहली बुक थी हर्बर्ट स्पेंसर की। और उसके बाद इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या लिखी थी दोस्तों? उसको भी नोट कर लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और ये बुक इन्होंने लिखी थी 1855 में, 1855 में इन्होंने ये बुक लिख दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो हर्बर्ट स्पेंसर के दो बुक्स पर हमने चर्चा की, एक सोशल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और एक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो सोशल स्टैटिस्टिक्स जो इनकी बुक है, वो बुक जो है इनकी फर्स्ट बुक है हर्बर्ट स्पेंसर की। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन अच्छे खासे तैयार हो जाते हैं। एक पहला, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं फ्रोबेल। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो तो हैं दोस्तों फ्रोबेल हैं। और जो है WH किलपैट्रिक भी इसमें ऑप्शन दिया था, तो इन्होंने भी बुक लिखी है बहुत महत्वपूर्ण, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन लिखी है 1926 में। और इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है सोशल स्टैटिक्स। ठीक है, सोशल स्टैटिक्स किसने लिखी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी थी? 1855 में, ये भी हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी। तो यहाँ पर दोस्तों इन 4-5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, किंडरगार्टन
किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे। तो किंडरगार्टन पद्धति किसकी थी दोस्तों, ये आपको पता है। छोटे बच्चों को प्यार करने वाले एफ ए फ्रोवेल ने दी थी किंडरगार्टन पद्धति। और इन्हीं की बुक पर हमने पहले भी चर्चा की थी, एजुकेशन एंड मैन। ठीक है दोस्तों, तो ये किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। कौन है दोस्तों, वह हैं फ्रोवेल। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप जो है किंडरगार्टन का नाम सुन के किंडरगार्टन को यहाँ पर टिक कर दें, ऐसा नहीं है। किंडरगार्टन पद्धति जो दी थी वो दी थी एफ ए फ्रोवेल ने दी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या विकसित होता है दोस्तों, भाई शिक्षण कौशल अगर यूज होंगे तो बच्चे में अधिगम ज़्यादा होगा दोस्तों। क्या होगा, अधिगम ज़्यादा होगा। कैसे, शिक्षण कौशलों के प्रयोग करने से। तो शिक्षण कौशलों के प्रयोग करने से क्या होगा, अधिगम विकसित होगा दोस्तों। क्या होगा, अधिगम विकसित होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वैल्यू शब्द की उत्पत्ति हुई। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति, वैल्यू का मतलब था मूल्य। मूल्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई थी वेलेरा शब्द से। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मूल्य को वैल्यू कहा जाता है, जो यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने। ठीक है, इंडिया में तो इसको वैल्यू कहा जाता है मूल्य को। बट ये जो इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वैल्यू यानी कि मूल्य शब्द की, ये हुई थी दोस्तों लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से के शब्द वेलेरा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, वेलेरा से हुई थी। और किस भाषा का शब्द है दोस्तों, ये यह लैटिन भाषा का शब्द है। और अगर हम बात करें वैल्यू यानी कि मूल्य, ये जो मूल्य शब्द किससे लिया गया है, संस्कृत। ठीक है दोस्तों, किस से लिया गया है, संस्कृत धातु। संस्कृत में एक आपने पढ़े होंगे धातु रूप और शब्द रूप पढ़ते हैं, चलते हैं। तो संस्कृत धातु के मूल से लिया गया है दोस्तों। किससे लिया गया है, ये लिया गया है मूल। ठीक है, मूल शब्द से लिया गया है यह वैल्यू यानी कि मूल्य शब्द। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अनुशासन। अगला प्रश्न इन्होंने कहा अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह कहा था। तो अनुशासन किस पर आधारित होना चाहिए, प्रेम पर आधारित है, नियंत्रित होना चाहिए। ये शब्द थे दोस्तों पेस्टोलॉजी के। ठीक है, पेस्टोलॉजी ने कहा था कि अनुशासन जो है, एक तो जो हम डिसिप्लिन बनाते हैं वो एकदम प्रेम पर आधारित होना चाहिए, यानी कि उसमें कहीं भी कटुता नहीं होनी चाहिए। और नियंत्रित होना चाहिए, बिल्कुल। अनुशासन कैसा होना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल्ड होना चाहिए। ये किसने कहा था, ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था पेस्टोलॉजी ने कहा था दोस्तों कि अनुशासन प्रेम पर आधारित और नियंत्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र शामिल हैं। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों 7, 8, 9, 10। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 10 क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्योंकि देखो इसमें इंटरनेट का भी रोल है, ठीक है, और इसमें सर्वर का भी रोल है। तो इस प्रकार की 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी इसमें सख्त ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो दोस्तों धमाकेदार आपकी क्लास की शुरुआत हो रही है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका फ्रेंड ग्रुप अगर ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हो या कोई लेक्चर पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, तो उनके लिए भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है CIET। CIET का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन तो समझ लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से फुल फॉर्म से संबंधित जरूर आएगा। क्योंकि ये जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी से भी हो सकता है, कंप्यूटर से संबंधित भी हो सकता है।
कोई ना कोई फुल फॉर्म एक जरूर आएगी। तो CIT का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जबकि इसके और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी दे रखा है, बिल्कुल रॉन्ग है। कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल रॉन्ग है। कंबाइंड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। तो CIET का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इंक की स्थापना कब हुई? इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सेवा इंक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो तो है 1995। ठीक है, 1995 में इसकी हुई थी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना 1995 में हुई थी। जबकि इससे पहले 1976 में यानी कि 1976 में क्या हुआ था दोस्तों? NIC, क्या हुआ था? NIC की स्थापना हुई थी, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय, इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्या कहेंगे दोस्तों? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। एक्चुअली आप अच्छे से लिख लेना दोस्तों इसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। NIC नेशनल इंफॉर्मेशन जो है सेंटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर। ठीक है, तो ये आपका NIC का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। और उसके बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेम है, बट सेवा इंक इसमें जोड़ दिया गया है। और ये इसके कार्य क्षेत्र भी लगभग लगभग मिलते जुलते हैं। तो 1995 में 1995 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो शिक्षकों हेतु जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका नाम है दोस्तों NAT। ठीक है, नेशनल अचीवमेंट ऑफ टीचर करके ये है, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो है दोस्तों इसकी मतलब ये पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1958 को। ठीक है, लेकिन ये पुरस्कार दिया कब जाता है दोस्तों? ये पुरस्कार दिया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, नेशनल लेवल का ये प्रोग्राम होता है और ये पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाता है। और ये दिया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो मिलता है वो मिलता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में 5 सितंबर को दिया जाता है। और साथ ही साथ जो है ये 1958 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, इस पुरस्कार में दिया क्या जाता है, ये मेन पॉइंट आता है क्वेश्चन। तो इस पुरस्कार में दिया जाता है एक तो प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, एक तो प्रमाण पत्र मिलता है, दूसरा मिलते हैं 50,000 रुपये, 50,000 रुपये मिलते हैं। और एक मिलता है रजत पदक। क्या मिलता है दोस्तों? रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल मिलता है और प्रमाण पत्र मिलता है और 50,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि मिलती है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? तो व्यक्तित्व विकास में सहायक पार्टी सहगामी क्रियाएं बिल्कुल सही हैं। खेल से भी व्यक्ति भेदभाव कम होते हैं, यानी कि दोस्ती बनती है। इसके अलावा परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट वर्क होता है उससे। तो तीनों प्रकार के योजनाओं को के लिए जो है व्यक्तिगत विकास में ये सहायक होती है। इसके अलावा आनुवंशिकता है दोस्तों, पर्यावरण परिस्थितियां हैं, पर्यावरण है,
कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई 1960 में हुई थी, और इसको माइक्रो कंप्यूटर जो शुरू में आया था वो था आपका 1970 में आया था दोस्तों। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकास में सहायक क्या है? पाठ्य सामग्री, क्रियाएं, खेल है, परियोजना कार्य है, ये सभी हैं, ये व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है दोस्तों। आनुवंशिकता बताया मैंने, पर्यावरण बताया था, परिस्थितियाँ बताई थी, ये भी व्यक्तित्व के विकास में बाधा डालती हैं। कहीं कहीं पर परिस्थितियाँ सही नहीं होती, या पर्यावरणीय मतलब फैमिलियर प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे के जो है व्यक्तित्व के विकास में ये जो है नुकसान पहुंचा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? तो कंप्यूटर सह अनुदेशन से किस क्षेत्र में अधिगम नहीं होता दोस्तों? ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक। तो यहाँ पर जो है इसका अधिगम क्षेत्र कौन सा नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो संज्ञानात्मक विकास तो कंप्यूटर से अनुदेशन से होता ही है, और उसके अलावा क्रियात्मक क्षेत्र का भी विकास होता है दोस्तों इससे। लेकिन भावात्मक या आध्यात्मिक हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, क्या विकास नहीं होता दोस्तों? आध्यात्मिक। क्योंकि आप कंप्यूटर में महारत हासिल है, कंप्यूटर से अनुदेशन में महारत हासिल है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपके नैतिक मूल्यों के आधार पर ही आएगा। ठीक है, तो भावात्मक पक्ष बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर से अनुदेशन से भावात्मक पक्ष मजबूत करने के लिए नहीं किया जाता। तो ये क्या किया जाता है? संज्ञानात्मक यानी थिंकिंग पावर बढ़ाई जाती है। क्रियात्मक क्षेत्र, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की क्षमता बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर से अनुदेशन द्वारा अधिगम क्षेत्र के दो ही ऑप्शन है जो बढ़ सकते हैं। बाकी भावात्मक आध्यात्मिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें कंप्यूटर से अनुदेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा शिक्षा में कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1960 में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी। और माइक्रो कंप्यूटर, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो था वो आया था 1970 में। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से 1970 से हुई थी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपको कंटिन्यू इस प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेंगी, और एक नई एनर्जी के साथ। क्योंकि हमारा मकसद लेक्चरर है, और लेक्चर का प्री पहले क्वालिफाई करना है अच्छे अंकों के साथ, और साथ ही साथ जो है PCS का प्री एग्ज़ाम भी अच्छे अंकों के साथ क्लियर करना है, जिससे मेन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे होगा? जब यहाँ पर स्टडी अच्छी खासी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, कौन सी विधि शिक्षण विधि नहीं है, तो वो शिक्षण विधि नहीं है आपकी जो है प्रोजेक्ट विधि दे रखी है, और प्रदर्शन दे रखा है, कहानी कथन दे रखा है, ह्यूरिस्टिक दे रखा है। अब यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये तो सभी शिक्षण विधि हैं। ठीक है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी पढ़ाया जाता है, प्रोजेक्ट मेथड भी पढ़ाया जाता है, कहानी कथन भी जो है कहानी सुनाकर भी चेंज किया जा सकता है बच्चे के अंदर। ह्यूरिस्टिक यानी कि खोज या अन्वेषण विधि, जिसके जो है ऑनर हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये भी हैं रेडी। तो यहाँ पर जो है कौन सी विधि नहीं है, ये सभी विधियाँ जो है शिक्षण विधि नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कोई भी इसका सही नहीं होगा, और ये उस समय भी सभी बच्चों को बोनस अंक मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, CAI यानी कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर सह अनुदेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है दोस्तों इसमें, क्योंकि इसके द्वारा जो है बच्चों में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अगर बात करें आज के समय के, आज के परिप्रेक्ष्य में ये टेक्नोलॉजी पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर सह अनुदेशन शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो कंप्यूटर सह अनुदेशन उनकी में से सुगम बना सकते हैं किसको? व्यक्तिगत अनुदेशन, स्वगति से सीखना, अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर ध्यान देना, या ये सभी।
तो दोस्तों जब कंप्यूटर से अनुदेशन होता है तो अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और व्यक्तिगत अनुदेशन भी होता है, स्वगति से सीखा भी जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो हैं सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो व्यक्तिगत अनुदेशन भी चाहिए कंप्यूटर से अनुदेशन में, स्वगति से सीखने की क्षमता भी चाहिए और अधिगम में व्यक्तिगत आवश्यकता पर भी ध्यान देने वाला चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो शिक्षण कौशल कौन सा नहीं है, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा, सत्ता की आलोचना करना और खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों शिक्षण कौशल कौन सा नहीं है, तो उद्दीपन अभिक्रिया भी होता है और उसके अलावा आपका उद्दीपन भिन्नता तो हुई, सत्ता की आलोचना करना भी है और उसके अलावा निवेशी इसमें जो है विन्यास प्रेरणा है, उसके अलावा आपका खोजपूर्ण प्रश्न है। तो अगर हम बात करें कौन सा नहीं है कह रखा है, तो भाई उद्दीपन भिन्नता तो आएगी आएगी अगर आप कंटिन्यू जो है ऐसी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं जहाँ पर कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो शिक्षण कौशल कौन सा नहीं है, ऑप्शन दिया उद्दीपन भिन्नता, विन्यास प्रेरणा और सत्ता की आलोचना और खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपके सत्ता की आलोचना, क्योंकि सत्ता की आलोचना करने से शिक्षण कौशल का विकास नहीं होता है। शिक्षण कौशल का विकास होता है उद्दीपन भिन्नता से होता है, प्रेरणा विन्यास प्रेरणा से होता है, खोजपूर्ण प्रश्नों को बार बार लाने से होता है। तो सत्ता की आलोचना करने से शिक्षण कौशल डेवलप नहीं होता। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, ये सी ऑप्शन सही है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ये पूछा जाता निम्न में से कौन सा शिक्षण कौशल है, तो आंसर होते उद्दीपन भिन्नता होता है, या तो विन्यास प्रेरणा होता है, खोजपूर्ण प्रश्न ये इसमें होता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं अभी। तो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है, तो इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे दोस्तों। माइक्रो टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण विधियों का विकास करना, बिल्कुल गलत। शिक्षण विषय का विकास करना, ये बिल्कुल गलत दोस्तों। उसके अलावा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना, ये भी बिल्कुल गलत है। क्या होता है माइक्रो टीचिंग, केवल शिक्षण कौशलों को डेवलप करता है, यानी कि हम अधिगम प्रक्रिया का विकास करना नहीं जा रहे हैं। हमारे अंदर टीचिंग के स्किल्स डेवलप हों, इसलिए टीचर्स हमको माइक्रो टीचिंग कराते हैं दोस्तों। ठीक है, और माइक्रो टीचिंग जो मस्त है अगर आपको टीचिंग सेक्टर में जाना होता है तो। ठीक है, अब सूक्ष्म शिक्षण जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1963 में। और कहाँ से हुई थी, स्टेनफोर्ड। कहाँ से हुई थी दोस्तों, स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, आत्मविश्वास में वृद्धि करना, क्षमताओं का विकास करना, आत्म मूल्यांकन करना और इससे रुचियों और अभिवृत्तियों से संबंधित जो है डेवलपमेंट करना। इस माइक्रो टीचिंग का यही उद्देश्य है दोस्तों। तो माइक्रो टीचिंग की शुरुआत हुई थी 1963 में और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये इसकी शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के पेपर 2020-21 में जो पेपर हुआ था, इसका क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं और इसके सारे ऑप्शन से संबंधित हम जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो आप इनके नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए दोस्तों। हमारी क्लास आपको अब कंटिन्यू मिलने वाली है, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और अपने अगर कोई परिचित पढ़ने वाले हों जो है बीएड किए हुए हों या लेक्चरर और पीसीएस इससे संबंधित कोई तैयारी कर रहे हों, तो उनको भी इसका लिंक ज़रूर भेज दीजिएगा। क्योंकि इसी जो है वीडियो के माध्यम से, इसी में हम जो है यूट्यूब के माध्यम से ही इसमें रीजनिंग तथा मैथ के क्वेश्चन पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें और जो है चैनल को सब्सक्राइब